नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बिल्कुल नई कक्षा लेने वाले हैं, नई कक्षा पढ़ेंगे और आज साहित्य शास्त्र में प्रवेश करते हैं। साहित्य शास्त्र यानी काव्य का जो शास्त्रीय रूप होता है उसे हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले आज अध्ययन करेंगे काव्य लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। काव्य वास्तव में है क्या। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चर्चाएं की है, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आदि लंबे समय से आरंभ से ही संस्कृत आचार्यों से लेकर हिंदी आचार्यों एवं पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य की क्या परिभाषा दी गई, काव्य क्या होता है, काव्य का स्वरूप क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में तो वैसे भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है, जिस पर काव्य संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय आदि, वक्रोक्ति संप्रदाय आदि संप्रदायों का विकास होता है। और काव्य की प्रमुख तत्वों की चर्चा करते हुए काव्य लक्षण निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सर्वमान्य परिभाषा कोई निकल नहीं आ सकी कि वास्तव में काव्य हम किसको कह सकते हैं। तो आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार जो काव्य लक्षण निर्धारित किए गए हैं वो अंतिम रूप से नहीं कहे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षणों से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में हिंदी के प्रमुख आचार्यों के द्वारा जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किए गए कि काव्य किसको कहते हैं। काव्य लक्षण का अर्थ मतलब जैसे कि किसी का भी लक्षण बताया जा सकता है। कोई वस्तु है तो उसका लक्षण क्या है। जैसे कोई लक्षण में, जैसे बीमारी के संदर्भ में आजकल रूढ़ हो गया है अर्थ कि बीमारी क्या है तो उसका लक्षण क्या है। अगर जैसे कि आजकल कोरोना काफ़ी चल रहा है, तो अगर सांस लेने में तकलीफ़ है, जुकाम है, सर दर्द है, बुखार आती है या फिर दस्त आती है, तो उसका एक लक्षण हुआ कि ये कोरोना है। तो उस ढंग से काव्य का क्या लक्षण हुआ, तो आज हम काव्य की चर्चा करेंगे, काव्य लक्षणों को प्रस्तुत करेंगे और इस ढंग से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत आचार्यों की। तो संस्कृत आचार्यों में सबसे पहले वो है भामह। भामह 6ठी शताब्दी में हुए थे और अपने ग्रंथ काव्यालंकार में, भामह का जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्यालंकार में, काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है शब्दार्थो सहितो काव्यम, या अर्थात शब्द और अर्थ, शब्दार्थो, शब्द और अर्थ के सहित जो भाव है उसको हम काव्य कहते हैं। जो इन दोनों का सहभाव है, दोनों जो साथ रहते हैं, शब्द भी और अर्थ भी, तो उसको काव्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सहित जो शब्द है, जैसे शब्दार्थ और काव्यम तो समझ में आ गया, शब्द और अर्थ और काव्यम, लेकिन सहित का जो अर्थ है उसका अस्पष्ट है, जिसमें एक जगह पे तो सामंजस्य कर सकते हैं, जैसे हमने कहा शब्द और अर्थ, और दूसरी बात है हित के सहित, यानी जो हित के सहित अगर है तो उसको सहित कहा जा सकता है। तो इस ढंग से परिभाषा देते हैं भामह, जो 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं। उसके बाद में हम आगे चलेंगे। इसको भामह जो थे वो अलंकारवादी आचार्य थे। तो उसके अनुसार अलंकार प्रकरण में वो लिखते हैं कि अर्थ मर्मज्ञों की अलंकृत वाणी विभूषित नारी के समान सुशोभित होती है। इससे यह ध्वनित होता है कि भामह अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मानते हैं, यानी अलंकार संप्रदाय तो अलंकार को विशेष रूप से महत्व देते हैं। तो यहाँ पर पहली परिभाषा क्या निकल कर आती है सामने हमारे, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी इसी को भामह ने काव्य कहा कि जहाँ पर शब्द और अर्थ का सहभाव होता है उसको हम काव्य कहते हैं। चलिए दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, आचार्य दंडी क्या कहते हैं। आचार्य दंडी जो 7वीं शताब्दी में थे और उनका जो ग्रंथ था वो था काव्यदर्श। उसके अंदर परिभाषा ये दी है कि शरीरंतावधिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात इष्ट अर्थ यानी निश्चित अर्थ से जो अभिष्ट अर्थ है, इच्छा अनुसार जो अर्थ है, उससे युक्त पदावली उस काव्य का शरीर मात्र है। मतलब जैसे ही भामह ने परिभाषा दी थी शब्दार्थो सहितम काव्य, तो दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थो काव्य का शरीर है, उसकी आत्मा नहीं है। तो दंडी भी अलंकारवादी थे, तो और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे, जिसकी व्यंजना इस परिभाषा में उन्होंने की है। लेकिन अलंकार विहीन जो शब्द है वो दंडी के विचार से काव्य नहीं हो सकती, यानी फिर भी वो अलंकार पर महत्व देते हैं। और दंडी एक बात तो स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा शब्दार्थ जो अलंकार युक्त है वही काव्य है। तो दंडी की परिभाषा में दो बातें निकलकर खास आती है। एक तो शब्दार्थ को काव्य न मानकर शब्द को काव्य मानने वाले जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक है, क्योंकि अलंकार को वो विशेष महत्व देते हैं। और दूसरी में काव्य का शरीर मानकर काव्यात्मा की खोज का मार्ग उद्घाटित किया। और यहाँ पर काव्य के लक्षण की बात आती है, परिचय की बात आती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम आचार्य वामन। 8वीं शताब्दी के हुए थे आचार्य वामन, और आचार्य वामन की जो विशेषता हम मानते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य वामन। जैसे हमारे रीतिकाल देखते हैं तो रीतिकाल अलग है, जो उसमें तो एक लक्षण ग्रंथों की परंपरा थी तो उसको रीतिकाल कहते हैं। यहाँ पर जो रीति संप्रदाय है, जो 3 रीतियाँ मानी जाती है प्रमुख रूप से, उसके जो प्रवर्तक है आचार्य वामन ने, उनका जो ग्रंथ था काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उसमें काव्य की ये परिभाषा दी कि गुणालंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते,
अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। तो वामन ने भामा और दंडी से कुछ आगे बढ़े हैं, यानी भामा ने तो सिर्फ अलंकार शब्द और अर्थ को माना था, दंडी ने अलंकार को महत्व दिया था, और यहाँ पर आचार्य वामन गुण युक्त गुणों का महत्व दे देते हैं, गुण और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य संज्ञा प्रदान करते हैं। और एक और जगह पे वो कहते हैं कि जहाँ जिसमें दोष ना हो उसको काव्य कहा जा सकता है, कि भाई दोष ना हो, गुण युक्त हो, अलंकार युक्त हो, ऐसा शब्दार्थ को मैं काव्य कहता हूँ। आचार्य वामन इस ढंग से बात कहते हैं। तो अब तक 3 विद्वान देखे हमने, भामह जो शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, उसके बाद में हमने चले थे दंडी, दंडी के अंदर अलंकारों का महत्व दिया था, अलंकार युक्त जो था उसको शरीर मानते हुए आत्मा की अलग खोज की बात की थी। और आचार्य वामन ने कहा था गुण भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए, और ऐसा शब्दार्थ ही काव्य है। फिर हम आगे बात करते हैं, आचार्य कुंतक आते हैं। आचार्य कुंतक है वक्रोक्ति संप्रदाय के, और कुंतक ने काव्य का लक्षण इस प्रकार से दिया है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाह्लाद कारिणी। अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले, रम्य कवि व्यापार से युक्त, मन को भाने वाले व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। यानी मूलतः आनंद को महत्व दिया है। देखिए क्या क्या लक्षण निकल के आते हैं इस परिभाषा से, कुंतक की परिभाषा से, वक्रोक्ति संप्रदाय के जो है। एक तो शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य होते हैं, जो पहली जो बात थी वहीं से आते हैं। शब्दार्थ का सहभाव वक्रता गुण होना चाहिए, इसमें वक्रोक्ति का विशेष महत्व दिया। अलंकारों की पारस्परिक स्पर्धा से आता है। वक्रोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, ये आनंद का महत्व दिया। अलंकृत शब्दार्थ काव्य मर्मज्ञों के आह्लादन में सक्षम होना चाहिए। तो इसके अंदर जो बात मूल निकल आती है, एक तो शब्दार्थ होना चाहिए, वक्रोक्ति होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए उसमें, और पाठकों को आह्लादकारी हो, यानी पाठकों को आनंद प्रदान करता हो। अब एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो काव्य लक्षण में मानी जा सकती है, वो आचार्य मम्मट देते हैं, 12वीं शताब्दी के थे। और आचार्य मम्मट ने अपने जो ग्रंथ था काव्य प्रकाश, उसमें काव्य की क्या परिभाषा दी है देखते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापी। देखिए जैसे जैसे ये जो परिभाषा आ रही है, आप इनके नाम लिखिए और इनकी परिभाषा भी लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो क्या परिभाषा दी है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापी। अर्थात काव्य उसे कहते हैं जो शब्द और अर्थ तो हो, दोष से रहित हो, दोष से रहित होना चाहिए, गुण से मंडित। वामन भी यही कहते हैं कि गुण से युक्त हो। तो उसी ढंग से मम्मट क्या करें, शब्द और अर्थ पहली विशेषता, दोष से रहित, दोष नहीं होना चाहिए, गुण से मंडित होना चाहिए, गुण भी होने चाहिए, और कभी कभी अलंकार से रहित भी हो सकता है। देखिए भामह और जो दंडी ने अलंकारों की बाध्यता दी थी, तो यहाँ पर यह कहते हैं कि कभी कभी वो अलंकार से रहित भी हो सकता है, एक थोड़ी विशेषता आती है। तो देखिए अगर हम परिभाषा को हम थोड़ा सा और इसका विच्छेदन करते तो क्या निकल कर आती बात, अदोषो, यानी काव्य दोष नहीं होना चाहिए, दोषहीनता होनी चाहिए। तो दोष नहीं होगा तो निश्चित तौर से दोष इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो कहीं न कहीं आ जाते हैं, तो कवि को सावधानी रखनी चाहिए, यानी वो दोष रहित होना चाहिए। दूसरी जो बात कही है उन्होंने, सगुणों, अर्थात काव्य जो है वो गुणयुक्त होना चाहिए। आचार्य वामन ने भी गुण की बात कही थी। अनलंकृति पुनः क्वापी, अर्थात काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है, ये सबसे पहली बात कही है आपके मम्मट ने। और दूसरी बात है शब्दार्थों, जो शुरू से बात चलती आ रही शब्द और अर्थ का योग है, वो बात यहाँ पर चल आ ही रही है। तो इस रंग से ये बात आती है, मम्मट काव्य अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानती है। पहली जो बात निकल कर आई है सामने, ये विशेष अलंकार काव्य में होने तो चाहिए, लेकिन ऐसे तत्व नहीं है कि अगर नहीं हो तो काव्य तो भी नष्ट हो जाएगा। जैसे आजकल की जो नई कविता है उसमें अलंकार नहीं होता है, आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी वो काव्य के रूप में मानी जाती है। तो दो विशेषताएं मूल रूप से निकल कर, दोष रहित होना चाहिए, और दोष रहित होने के साथ में उसके अंदर गुण अवश्य रूप से हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो इस ढंग से वो परिभाषा स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए शब्दार्थों का हो चुका है, शब्द और अर्थ का योग। अगली जो परिभाषा है वो आचार्य विश्वनाथ देते हैं 14वीं सदी में। साहित्य दर्पणकार, उनकी रचना का नाम है साहित्य दर्पण, विश्वनाथ की 14वीं शताब्दी में है ये। तो काव्य लक्षण का तर्कपूर्वक खंडन किया है। तो देखिए क्या परिभाषा दी है, बिल्कुल नए सिरे से। अब तक देखिए अलंकार को महत्व दिया जा रहा था, पहली बार आचार्य विश्वनाथ आते हैं और पूरी तरह से रस को महत्व देते हैं। क्या कहते हैं वो, वाक्य रसात्मक काव्यम
अर्थात रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। मतलब जिसमें रस है वो काव्य है भाई, जिसमें रस नहीं है वो काव्य नहीं है। तो रस को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। जबकि पहले कोई गुण की बात कर रहा था, कोई दोष की बात कर रहा था, कोई अलंकार की बात कर रहा था, पहली बार ये रस को निश्चित रूप से लाते हैं सामने। तो अलग अलग विद्वानों ने इस पर बात की है। बाबू गुलाब राय ने रसात्मक से काव्य के अनुभूति पक्ष की बात की है और कला पक्ष की भी बात की है इसमें। और भगीरथ मिश्र ने रस की व्याख्या की है कि रस का शास्त्रीय अर्थ ग्रहण कर तो परिभाषाकांड काव्य का क्षेत्र संकीर्ण हो जाएगा। तो बिहारी और केशव की अनेक उक्तियाँ जिसमें रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं है, केवल अलंकार या उक्ति वैचित्र्य का ही चमत्कार है, ये सब काव्य क्षेत्र से बहिष्कृत हो जाएगी। तो यहाँ पर रस का तात्पर्य जो इन्होंने कहा है विश्वनाथ ने, तो सरसता या माधुर्य होना चाहिए। तो अगली जो परिभाषा दी है 17वीं सदी में पंडित राज जगन्नाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ ने अपना जो उनका ग्रंथ है जगन्नाथ का है रस गंगाधर, 17वीं शताब्दी में लिखा था। और इसके अंदर जो इनका जो काव्य लक्षण वो इस प्रकार से दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। अब ये देखिए रमणीय शब्द थोड़ा अस्पष्ट है कि रमणीय में हम कह सकते हैं मन को रमाने वाला या लीन करने वाला, रस में लीन होने वाला, आनंद से व्याप्त करने वाला। तो इस ढंग से बात इन्होंने पंडित राज जगन्नाथ ने कही है। तो एक भगीरथ मिश्र ने आपत्ति क्या की कि काव्य के अंतर्गत शब्द में अर्थ की रमणीयता नहीं रहती, वाक्य से रमणीयता प्राप्त होती है। यानी पूरा वाक्य हम देखते हैं तो ही रमण यानी मन को प्रसन्न करने वाला वो होता है। तो शब्द के स्थान पर वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। ये देखिए इसके अंदर क्या कहा गया, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो काव्य में कोई एक शब्द थोड़ी मन को रमण करवा सकता है या फिर आनंद दे सकता है, इसके अंदर तो वाक्य होना चाहिए। तो ये बात काफ़ी ठीक है। तो चलिए इस ढंग से संस्कृत आचार्य थे। अब हिंदी आचार्यों के जो काव्य लक्षण है, हिंदी आचार्यों में बात करें तो रीतिकाल में काफ़ी आचार्य हुए हैं। तो रीतिकालीन आचार्यों ने क्या कहा है, सबसे पहले चिंतामणि ने मम्मट के काव्य प्रकाश को, देखिए एक विशेष रूप से बात है कि जो हिंदी आचार्य है उन्होंने भी संस्कृत आचार्यों को अनुसरण किया है। तो चिंतामणि ने मम्मट के काव्य प्रकाश को उपजीव्य बनाकर काव्य का लक्षण क्या दिया है, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विविध कहत सब कोई। इसमें यही बात कही कि अलंकार है, लेकिन जो मम्मट ने थे उन्होंने अलंकार को अनिवार्य नहीं बताया था, लेकिन इन्होंने अलंकार भी कह दिया, गुण होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, दोष रहित होने चाहिए, और ऐसा जो शब्द अर्थ है उसी को हम काव्य अलंकार कहते हैं। कुलपति मिश्र ने भी मम्मट को ही आधार बनाया और कहा है, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार सबद अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। यानी दोष रहित होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए, अलंकार युक्त होना चाहिए, ऐसा शब्दार्थ को कविता कहते हैं। देखिए अब ये तो वे रीतिकालीन आचार्य, और आधुनिक जो आचार्य हुए उनके अंदर आधुनिक काल में काफ़ी लेखन हुआ है, काव्य की चर्चा भी हुई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय आदि ने इस काव्य पर चर्चा की। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं काव्य लक्षण के बारे में। शुक्ल जी ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में कविता क्या है, एक जो निबंध है उसमें काव्य की परिभाषा क्या दी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको लिखिएगा आप विद्यार्थी। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये देखिए मूल रूप से क्या अर्थ है, जैसे कि वो रमणीयार्थ अर्थ की बात कही जा रही थी, वैसे ही इसमें कहा गया है हृदय की मुक्तावस्था से उनका अभिप्राय है हृदय का अपने पराई की भावना से मुक्त होना। अगर कोई कविता इस प्रकार से करवा पाई है तभी वो वास्तव में कविता के रूप में सफल है। तो शुक्ल जी काव्य में रागात्मक पक्ष को और भावात्मकता को विशेष प्रधानता देते हैं। चमत्कार पक्ष यानी जो काव्य सौंदर्य है, ठीक है, शिल्प सौंदर्य है, उसको तो महत्व देते ही है, लेकिन फिर भी इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं वो। इसमें रस का आग्रह अधिक है और भावों का आग्रह इसके अंदर विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो चलिए आगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्रता का नाम कविता है। ये देखिए इसके अंदर गद्य और पद्य दोनों में कविता का व्यापक अर्थ आ जाता है। केवल ऐसा नहीं कि पद्य में कविता हो सकती है, गद्य में भी कविता हो सकती है इस परिभाषा के अनुसार। और भी कविता के बारे में कहिए, कविता प्रभावशाली रचना जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे पद्यात्मक हो चाहे गद्यात्मक। और इस ढंग से बाबू गुलाब राय ने भी इसी ढंग से परिभाषा दी है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रक्रियाओं की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है।
तो इस प्रकार से हिंदी के अलग अलग आलोचकों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। पाश्चात्य समीक्षक क्या कहते हैं भाई? सबसे पहले बात करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड की। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आलोचना। प्रेमचंद जी भी इसी रंग की बात करते हैं कि जीवन की जो आलोचना है वही कविता है, यानी जो कविता है वास्तव में जीवन की आलोचना करे, जीवन को व्याख्यायित करे, वो ही कविता कहलाती है। इसमें काव्य का लक्षण तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं कविता का जीवन से संबंध, यानी जो जीवन की व्याख्या करे। इसके अंदर देखिए कहीं पर आपके काव्यांगों की चर्चा नहीं आई है, कहीं पर शिल्प सौंदर्य नहीं आई है, भाव सौंदर्य नहीं है, बस जीवन से जोड़ा गया है। कॉलरिज कहते हैं, एस.टी. कॉलरिज जो है, पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, मतलब सर्वोत्तम व्यवस्था में अच्छे ढंग से जमाए गए सर्वोत्तम शब्द ही कविता कहे गए। इसमें कला पक्ष को प्रधानता दिए। हडसन कहते हैं पोएट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, अर्थात कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। जॉनसन भी इसी ढंग की बात करते हैं, पोएट्री इज़ द आर्ट ऑफ अनटाइंग यूनिटाइंग प्लीजर विथ ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, अर्थात काव्य वह कला जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। तो इस ढंग से दी गई शैली की भी हम पढ़ेंगे। पी.बी. शेली जो अंग्रेजी साहित्यकार हुए हैं, पी.बी. शेली लिखते हैं पोएट्री इन ए जनरल सेंस में बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, अर्थात एक दृष्टि में कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है, इसके साथ आनंद तत्व संबद्ध रहता है। तो देखिए हम निष्कर्ष पर ये पहुँचते हैं कि काव्य की सर्वमान्य परिभाषा दे पाना कठिन है, क्योंकि कविता हर काल में अपना अपना रूप बदलती है। जैसे कि हमने संस्कृत आचार्य को देखा तो वो विशेष रूप से शिल्प सौंदर्य को, भाव सौंदर्य को महत्व देते थे। हिंदी में जैसे जैसे आए तो उन्होंने गद्य के साथ साथ गद्य को भी मान्यता दी, और वहीं पर जो पाश्चात्य विद्वान है वो जीवन को कविता के साथ में जोड़ते हैं। फिर भी काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले जो लक्षण है वो इस प्रकार से कहे जा सकते हैं। मानवीय अनुभूति होनी चाहिए, भाषा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, और अभिव्यक्ति में कलात्मकता होनी चाहिए। तो इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता है। तो आज की हमने ये जो कविता पूरी जो कक्षा देखी है, काव्य लक्षण की कक्षा देखी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे लाभ हुआ होगा काव्य लक्षण की कक्षा से। अगर आपका इस संबंध में कोई भी प्रश्न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी कोई शंका हो तो वो सीधे मुझसे बात की जा सकती है, और इसी ढंग से हम साहित्य शास्त्र में हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पूरा करना चाहूँगा, इसके नोट्स बनाइए, जो परिभाषा है उनको विशेष रूप से लिख लीजिए, क्योंकि परिभाषा को रटकर याद कर ले तो आपके परीक्षा में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य, श्री शिवचरण माथुर, राजकीय महाविद्यालय, मांडलगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।